Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। मणिपुर के वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, असम राइफल्स, उनके पर्सनल्स के ऊपर में अटैक हुआ है। मणिपुर कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ में है और वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर में इस तरीके से अटैक होना लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उसके रिगार्डिंग में ये रेज करता है। 2023 के समय में मणिपुर के जो टू मेजर सोशल ग्रुप्स हैं उनके बिटवीन में वायलेंस का इरप्शन हुआ था। उसके लेटर फेज के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उनको कैरी आउट किया गया, बट नॉर्मलाइजेशन का जो सिचुएशन है वो नहीं अचीव हो सका। बाद में आप देखिए कि मणिपुर स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको भी रिमूव करते हुए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया गया। प्रेसिडेंट रूल है वो किस आर्टिकल के अंदर में, उसके प्रोविजंस के बारे में मेंशन है आर्टिकल 356 के अंदर में, और एक जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 365 के अंदर में बताया गया है। आप देखिए कि आपको लास्ट का जो 2 डिजिट है उन्हीं को इंटरचेंज करना है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। प्रेसिडेंट रूल, अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट किया करती है, गवर्नर के थ्रू वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट होती हैं। मणिपुर में रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने जिस रूट के थ्रू वहाँ पे जो टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन किया, उसी रूट के ऊपर में ये जो अटैक है वो हुआ है। तो कौन सा रूट है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया था, NH सेकेंड। क्या ये जो नेशनल हाईवे नंबर्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए? हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी काफ़ी बार एक या दो रैंडम क्वेश्चन से वो पूछता है, तो आपसे NH1 NH सेकेंड इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं कि किस एरिया के अंदर में वो सिचुएटेड हैं। आपको हमारे जो वाटरवेज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वाटरवेज को भी चलाया गया था इसी तरीके से, नेशनल हाईवे जो वाटरवे हैं। तो जो NH सेकेंड का जो एरिया है वो कनेक्ट करता है इम्फाल वैली को, जो नागालैंड का जो टाउन है, जो सिटी है दीमापुर, उसके साथ में। तो PM सर के द्वारा उसी रूट के थ्रू वो वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए गए थे। अब देखिए कि अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं लिया गया, बट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अंदर में बताया गया है कि जो PLA नाम का एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये अटैक को कैरी आउट किया गया। PLA जो है वो बैंड है इंडिया के अंदर में, तो कहाँ से ये ऑपरेट करता है? म्यांमार के वहाँ से ये ऑपरेट किया करता है। और आप देखिए कि मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर है वो शेयर करता है, और बॉर्डर एरिया के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं एक दूसरे के साथ में उनके जो एक दूसरे एरिया में उनके जो रिलेशंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्री मूवमेंट रिजाइम उनको इसी वजह से दिया गया था। बट मणिपुर का जो वायलेंस है वो बताता है कि इस फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो मिसयूज है वो देखने के लिए मिला है, जैसे कि ये PLA के थ्रू यहाँ पे हमने रीड किया। ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में भी हम काफ़ी बार देखते हैं कि इसी रूट के थ्रू म्यांमार से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो इंडिया के थ्रू हुआ करता है। म्यांमार को आप देखिए कि जो डेथ ट्राइंगल जो कंट्रीज हैं उसमें भी नारकोटिक ब्यूरो के द्वारा इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये PLA के बारे में है। PLA जो मैती नाम का जो सोशल ग्रुप है उनका एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1979 के समय से ये इंडिया के अंदर में बैन है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट से जो सेपरेट नेशनहुड को क्रिएट करने का इनका एक डिमांड है वो हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिस एरिया में जो अटैक हुआ है, जिस एरिया में अटैक हुआ है वो एरिया कभी आप देखिए कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंडर में हुआ करता था, जिसको लास्ट 2 इयर्स के दौरान में डी नोटिफाई है वो किया गया। वहाँ पे किसी तरीके का वायलेंस का सिचुएशन नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से उस एरिया को डी नोटिफाई है वो कर दिया गया था 2023 के समय में। अब ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो क्या है? आपके लिए तो क्वेश्चन यही है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये क्या है? क्या ये जो एक्ट 1958 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ स्पेशल पावर, स्पेशल प्रिविलेज है वो प्रोवाइड करता है, वन काइंड ऑफ इम्यूनिटी है वो देता है। ये जो हमारे कंट्री के अंदर में कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया क्रिएट होते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं मेंटेन हो सकता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ पावर दे दी जाती है जिससे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन है वो कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट जब 1958 के समय एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसके अर्लियर फेज में जो कॉलोनियल एरा हुआ करता था उस समय भी क्या कोई एक्ट है वो एग्जिस्ट करता था? यस स्टूडेंट्स, एक एक्ट है जो कि
क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 के समय में। 9 अगस्त का वो डे है जब गांधी जी हैं वो एक एक स्लोगन है वो देते हैं, डू और डाई, या तो आप फ्रीडम को अचीव करो या आप देखिए कि अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करो। और ये जो मूवमेंट है कम्प्लीटली लीडरलेस मूवमेंट था, क्योंकि जो मेन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। सीक्रेट सोसाइटी वर्क करती है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में, तो उस दौरान में जो डिस्टरबेंस को रोकने के लिए उस समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे, वाइसरॉय कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? लिनलिथ गो वाइसरॉय हुआ करते थे। लिनलिथ गो नाम से जो पर्सन है, लिनलिथ गो नाम से जो पर्सन है ये वाइसरॉय हुआ करते थे। तो उस दौरान में ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, उसी का जो कॉपी है वो 1958 के समय में आता है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज को जो यहाँ पे पावर दिया गया है, क्या उसका मिसयूज भी उनके द्वारा किया जाता है? काफ़ी बार ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जब मिसयूज हुआ है उस यहाँ पे जो इम्यूनिटी उनको जो ग्रांट किया गया है इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब एरिया के अंदर में। तो यस स्टूडेंट्स, केसेस सामने आते हैं और उस दौरान में अगर कोई यहाँ पे मिसकंडक्ट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलाउ करता है तो सिक्योरिटी पर्सनल्स के अगेंस्ट में जो केस है वो भी कैरी आउट हो सकता है। काफ़ी बार तो क्रिमिनल केसेज हैं वो भी चलाए गए हैं, अगर उनके द्वारा किसी सिविलियन पर्सन को एलिमिनेट कर दिया गया, उनके ऊपर फायर कर दिया गया और उनका वहाँ पे डेथ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो जिस एरिया में ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उनके ऑर्डर के थ्रू लग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ बोथ के पास में पावर है। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, इस एक्ट का सेक्शन 3 है वो यहाँ पे गवर्नर को पावर देता है कि किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है उनके द्वारा। डिस्टर्ब एरिया मीन्स जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो लोकल फोर्सेस से, लोकल पुलिस से मेंटेन है, वो नहीं हो सकता। तो सेक्शन 3 है जो गवर्नर को पावर देता है। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ बोथ के पास में यहाँ पे नोटिफाई करने का जो पावर है। हमारे कंट्री के अंदर में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एग्जिस्ट करता है? कंट्री के अंदर में ये जो जो एक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, आर्म्ड फोर्स को जो पावर है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, प्रेजेंट समय में यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा आप देखिए कि आसाम के भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है, आसाम के भी पार्ट्स हैं। मणिपुर के वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, मणिपुर जो कि अब न्यूज़ में है। मणिपुर के अलावा स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स हैं, कंप्लीट नहीं है। और अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नागालैंड है और नागालैंड है। तो ये बेसिकली 5 एरियाज हैं जहाँ पे ये जो एक्ट है उसका अभी प्रेजेंट समय में एग्जिस्टेंस में है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ये जो एक्ट है एग्जिस्टेंस में हुआ करता था, बाद में उसका रिमूवल है या विड्रोवल है वो कर लिया गया। कौन कौन से एरियाज से विड्रोवल किया गया? मिजोरम से विड्रोवल किया गया, मिजोरम से विड्रोवल किया गया। 1980s के समय से ही विड्रोवल कर लिया गया था मिजोरम में। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रिपुरा में आप देखिए कि ये जो विड्रोवल किया गया 2015-16 के समय किया गया था, 15-16 के समय में। और एक जो स्टेट है वो है मेघालय, एक जो स्टेट है वो है मेघालय। मेघालय में विड्रोवल कब हुआ? 2018 के समय में। यूपीएससी के द्वारा जो अदर एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे एक एग्जाम कंडक्ट होता है सीएपीएफ का, सीएपीएफ का, तो सीएपीएफ का जो 2018-19 का एक पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुछ स्टेट्स वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर में दे दिए गए। क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसका रिमूवल हुआ है। तो क्या ये याद रखना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स उस समय जस्ट रिमूवल हुआ था, विड्रोवल हुआ था मेघालय के अंदर में। और जो सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो किसके रिगार्डिंग में है? वो आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ही रिगार्डिंग में है, असिस्टेंट कमांडेंट आप वहाँ पे बनते हो। तो बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चंस हैं डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में, जो मोर क्वेश्चंस हैं वो उन पेपर्स में होते हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, या आपका जो 12th लेवल के ऊपर में जो एनडीए का पेपर कंडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट है वो करता है। हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी जो कमीशंस बने हैं जो कि कंटिन्यूअस इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी
जो नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन अचीव है वो नहीं हुआ, तो इस लॉ को अबोलिश करने के बारे में कहते हैं। कौन से ऐसे कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे कंट्री के अंदर में। आप देखिए तो जीवन रेड्डी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। कौन सा कमेटी है स्टूडेंट्स? जीवन जीवन रेड्डी कमेटी। जीवन रेड्डी कमेटी है 2005 के समय का। फिर उसके बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एआरसी रिपोर्ट्स आती हैं 2007-8 के समय में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट बताती है कि इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को अबोलिश करने का जरूरत है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को अबोलिश वो कर दिया जाए। और इसी एक्ट के रिगार्डिंग में शायद एक मूवी भी है बॉलीवुड के अंदर में, शायद उस मूवी का नेम है हैदर। हैदर नाम से मूवी है जिसमें शाहिद कपूर ने इस एक्ट के बारे में ही कुछ प्रोटेस्ट या उस तरीके से शो किया गया है वन काइंड ऑफ इस एक्ट के बारे में। तो ये हमने बेसिकली आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में देखा, हमने मणिपुर के बारे में देखा, और वहाँ के जो एरियाज हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी रीड है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पेटिशन फाइल हुआ। पेटिशन पहले कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भी फाइल हुआ था। अब जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचे हैं। कर्नाटक के वहाँ पे दशहरा का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक का जो मैसूर नाम का जो सिटी है, मैसूर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे जीआई टैग हैं वहाँ पे। टीपू सुल्तान नाम के भी एक पर्सन हुआ करते थे मैसूर एरिया से, और वाडिया डायनेस्टी भी जो भी आप रीड करते हो। तो मैसूर के अंदर में आप देखिए कि दशहरा का जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, फेस्टिवल कैसा है? पब्लिक इवेंट है, क्योंकि जो कर्नाटक का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। पब्लिक इवेंट है, पिटीशन फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पब्लिक इवेंट के अंदर में स्टेट जो कि कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, स्टेट जो है वो सेक्युलर है। तो स्टेट अगर सेक्युलर है तो इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाए जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जो रिलीजन है, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने वाला पर्सन हो, जिनको कि गेस्ट के रूप से इनवाइट किया जाए। किन पर्सन को इनवाइट किया गया है? एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, बानू मुश्ताक नाम से एक राइटर हैं, कन्नड़ा नाम का जो लैंग्वेज है, जो कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज है, उसका ये राइटर है बानू मुश्ताक। उनका बुक है, बुक को अभी आप देखिए कि मार्च या फरवरी के मंथ के दौरान में जो बुकर प्राइज है वो मिला था। अब उनको इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट के रूप से, और उनका रिलीजियस प्रैक्टिस और जो यहाँ पे दशहरा का जो फेस्टिवल है उसका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की वजह से यहाँ पे ये पेटिशन फाइल हुआ। तो कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, पब्लिक यहाँ पे ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं है, पब्लिक इवेंट है, तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को इनवाइट है वो किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन अलग अलग केसेज का भी किया गया है। स्वामी विवेकानंदा का जो रिलीजन के रिगार्डिंग में, कि रिलीजन को उन्होंने रियलाइजेशन के साथ में कैसे कनेक्ट किया था, उनका एक कोटेशन है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से कि रिलीजन कोई डॉक्ट्राइन के अंदर में नहीं है, रिलीजन कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर में नहीं है, जो रिलीजन है वो एक रियलाइजेशन का प्रोसेस है। फिर आप देखिए कि इनके द्वारा केशवानंदा भारती केस और एसआर बोमई केस को ऑब्जर्व किया गया कोर्ट को, कि केशवानंदा भारती केस और एसआर बोमई केस बोथ बताते हैं कि सेकुलरिज्म सभी रिलीजन्स को इक्वल वे में ट्रीट करना, सभी पर्सन्स को इक्वल वे में ट्रीट करना हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जब तक सेकुलरिज्म को प्रियम्बल के अंदर में इंक्लूड है वो नहीं किया गया था। प्रियम्बल में कब इंक्लूड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसके रिगार्डिंग में भी फिर एक केस है आरसी जो पोडियाल केस है, आरसी पोडियाल का जो जजमेंट है, जिसमें कहा गया कि ये पार्ट जो इंक्लूड किया गया है बेसिक फीचर का हमारे यहाँ पे प्रोविजन है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर हमें नेशन में नेशनल यूनिटी और जो भाईचारा है, जो फर्टर्निटी है, उसको अगर हमें अचीव करना है, तो आप देखिए कि जो बंधुत्व को अचीव करना है तो लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, ये हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो होने चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस पेटिशन, कि वहाँ पे गेस्ट को रोकने के रिगार्डिंग में जो पेटिशन फाइल हुआ, प्रियम्बल है जो सेकुलर यहाँ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है कि मैसूर में दशहरा होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम जो दशहरा का जो फेस्टिवल है उसको किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? उसको हम सेलिब्रेट करते हैं विजयदशमी के रूप से। और वहाँ का जो दशहरा का जो सेलिब्रेशन है और हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो दशहरा का सेलिब्रेशन है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, लिटिल बिट जो डिफरेंट हुआ करता है।
कंट्री के अंदर में किस किस एरिया में दशहरा का जो फेस्टिवल है वो हुआ करता है। एक आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू नाम का जो जगह है वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता है। राजस्थान के अंदर में एक जगह है कोटा, राजस्थान में कोटा है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल। और आप देखिए कि मैसूर का ये जो दशहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैसूर के अंदर में जो वहाँ पे जो देवी हैं उनका वर्शिप किया जाता है। और अगर आप स्पेल भी अगर आप देखोगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो दशहरा का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होता है, वहाँ पे दशहरा है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बारे में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर का एरिया है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है आप देखिए कि नागपुर है, गढ़चिरौली का भी एक एरिया है जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट्स ये वो एरियाज हैं जहाँ पे चंद्रपुर के अंदर में विलेजर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि वाइल्ड लाइफ के द्वारा उनके फार्मर्स के ऊपर में अटैक हुआ है, तो जो वाइल्ड लाइफ के ऑफिशियल्स हैं वो अपने एक्शंस को कैरी आउट करें। अब चंद्रपुर के अंदर में क्या क्या कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का एग्जिस्टेंस है। चंद्रपुर के अंदर में आप देखिए कि एग्जिस्ट करता है टाडोबा अंधेरी, टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है। महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट ये टाइगर रिजर्व है, और आप देखिए कि लार्जेस्ट भी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का है। यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी कभी कुछ टाइगर रिजर्व्स का नाम मेंशन कर देगा, क्या ये स्मॉलेस्ट है या ये लार्जेस्ट है, तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट वाइज नहीं पता होना चाहिए आपको, कंप्लीट इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट है, और वो न्यूज़ में रहा होगा। यूपीएससी मैक्सिमम कोई टॉपिक न्यूज़ में जब होता है उसी को रिलेट करके क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। तो चंद्रपुर में ये सिचुएटेड है। जो टडोबा जो नेम है वो वहाँ पे गोंड नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके एक पर्सन हुआ करते थे जिनको कि तारू के नाम से भी जाना करते हैं, तो उनसे ये रिलेटेड नेम है। अंधारी नाम से एक लोकल वहाँ पे रिवर फ्लो करती है, अंधारी नाम से एक रिवर है वो फ्लो करती है। अब आप देखिए कि रिवर फ्लो करती है तो क्या किसी अदर रिवर का वो पार्ट है? यस स्टूडेंट्स, वेन गंगा नाम का जो नदी है, वेन गंगा नाम का एक नदी है, उसका ये माइनर माइनर रिवर के रूप से उसका पार्ट है अंधारी नाम का जो नदी है। और पार्क के एरिया से ही ये फ्लो करती है, नेशनल पार्क एरिया से ही। यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा था एक बार कि जिम कॉर्बेट से कौन सा जो नदी है वो जो वहां से क्रॉस करती है, कौन सा नदी क्रॉस करती है? रामगंगा, रामगंगा नाम का रिवर करती है वहां से। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस तरीके से रीड करते हैं कि वहाँ से गंगा रिवर पास करती है, बट रामगंगा नाम का एक स्मॉलर रिवर है जो जिम कॉर्बेट से पास है वो किया करती है। तो ये वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के अटैक के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट एशिया का ये न्यूज़ है वो किस वजह से है कि सऊदी के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के द्वारा एक म्यूचुअल जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें जॉइंट डेटरेंस के बारे में भी मेंशन किया गया है। जॉइंट डेटरेंस क्या है कि एक के ऊपर अगर अटैक होगा तो बोथ फोर्सेज उस अटैक को डिफेंड है वो करेंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का सऊदी के साथ में किस तरीके का रिलेशन है। रिलेशन इस वजह से है कि पाकिस्तान ओनली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें ओनली कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरेबिया आप देखिए कि वो कंट्री है जहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड का जो होली साइट्स हैं, जो होली साइट्स है मक्का और मदीना, उन होली साइट्स का प्रेजेंस है सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एक क्लोज कनेक्शन है वो इसी तरीके से सेटअप है बोथ नेशंस का। 1960 के समय जब इजिप्ट यमन के अंदर में वॉर को कैरी आउट करता है तो उस समय सऊदी अरेबिया का जो होली साइट्स हैं उनके ऊपर किसी तरीके का अटैक ना हो, जो सऊदी का जो एरिया है उसको भी आप देखिए कि किसी तरीके से अनेक्स ना कर लिया जाए, पाकिस्तान अपना फोर्सेज को सेंड करता है। 1979 के समय जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो आप देखिए उस समय भी सऊदी के अंदर में अपनी फोर्सेज को पाकिस्तान के द्वारा सेंड है वो किया गया था। सऊदी रिवर्स में क्या प्रोवाइड करता है? सऊदी रिवर्स के अंदर में प्रोवाइड करता है फंड, जो पैसा जो है, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी अनऑफिशियली वे में जो फंडिंग है वो दिया गया था पाकिस्तान को। अब अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, इजराइल आप देखिए कि कंटिन्यूस, इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस अपना जो
काफ़ी सारी कंट्रीज हैं उनको टारगेट किया गया है। तो इन 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 कंट्रीज के ऊपर भी जो टारगेट है वो ना रहे, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर में टारगेट ना रहे, पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको यूज है वो कर सकें। यूज तो आप करना देखिए कि करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट आप देखिए कि जे यहाँ पे डिफेंस के रूप से उसका यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा जिस तरीके से कतर के अंदर में अटैक किया गया, ईरान में अटैक किया गया, और भी काफ़ी सारी टेरिटरीज हैं जहाँ पे उनका अटैक है वो हुआ है। यूएसए जो कि एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक रिलायबल पार्टनर का डिस्कशन किया करता था, बट यूएसए कंटिन्यूस अपना जो कमिटमेंट है उससे यूएस के द्वारा बैक किया गया है। 2019 में जब सऊदी के ऊपर में आप देखिए कि 19 के समय ईरान के द्वारा जो अटैक किया जाता है उनकी रिफाइनरीज के ऊपर में, तो यूएस के द्वारा किसी तरीके से उस अटैक को डिफेंड है वो नहीं किया गया था। यूएस अपना एक अब्राहम अकॉर्ड को लेके आया था, अब्राहम अकॉर्ड लेके आता है, और अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल का जो रिलेशंस है वो मोर अरब कंट्रीज के साथ में सेटअप करने का कोशिश है वो किया गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद में आप देखिए कि जो मोरक्को है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में मोरक्को है, देख लेना उसका लोकेशन। सूडान नाम का जो नेशन है, और जॉर्डन नाम का जो कंट्री है, और बहरीन जो है, इन 4 नेशंस के द्वारा इजराइल के साथ में जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको साइन किया था, और नेक्स्ट जो नंबर था वो सऊदी का था। फिर सऊदी के द्वारा जो यहाँ पे अकॉर्ड साइन होने वाला था उसी समय में आप देखिए कि वायलेंस इरप्ट होता है और इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला। अब ये तो बेसिकली यूएस के डेटरेंस, सॉरी सऊदी अपने डिफेंस के लिए जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, पाकिस्तान अपने आप को रीजन के अंदर में एज ए पावर के रूप से सेटअप करने का कोशिश है कि उनके पास में मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका बैकिंग है। इंडिया को क्या अप्रोच यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए? इंडिया के लिए वेस्ट एशिया इम्पोर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो लेबरर जो पर्सनस हैं जो कि ब्लू कॉलर का जो जॉब्स हैं उसके लिए काफ़ी सारे लोग हैं वेस्ट एशिया के लिए जाया करते हैं। तो हमें एक स्ट्रेटजिक बैलेंस अप्रोच को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेपाल के बारे में है, नेपाल में आप देखिए कि जनरेशन जो जेड है, जेन जेड जिनको बोला करते हैं, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के अंदर में गवर्नमेंट को टोपल डाउन किया जाता है और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। अब आप देखिए कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेपाल में ऐसे प्रोटेस्ट के तरह गवर्नमेंट को अगर गिराया जाएगा तो आने वाले समय में फिर कोई भी सेक्शन है जो प्रोटेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट को डाउन है वो कर सकता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड है वो करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग के ऊपर में ध्यान है वो देना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस अपने ऑब्जेक्टिव वे के अंदर में वर्क को कैरी आउट करें। 2006 के समय जब मोनार्की के अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है नेपाल में, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सका। वहाँ पे जो एलिट ग्रुप है वो कंटिन्यूस पावर कैप्चर का कोशिश करता है, नेपोटिज्म, मिस गवर्नेंस और करप्शन वहाँ पे एग्जिस्ट है वो किया करता था। साउथ एशिया में आप देखिए कि इंडिया ओनली एक सर्वाइवल डेमोक्रेसी है इंडिया के पास में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया जो कि कंट्री के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हर एक सेक्टर के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं। तो इंडिया के साथ में भी जो क्लोज रिलेशन है नेपाल के, एक लर्निंग प्रोसेस को वो कैरी आउट कर सकते हैं। ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग के ऊपर में उनका ध्यान है वो होना चाहिए। कनाडा के साथ में हमारे रिलेशन 2023 के समय डिक्लाइन होते हैं, जब कनेडियन लीडर के द्वारा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा वहाँ पे कुछ किलिंग्स वो की गई हैं जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैरी करने वाले पर्सन थे। बाद में हमारे जो डिप्लोमेटिक, आप देखिए कि जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो भी रिड्यूस हुआ था। अभी रिसेंटली नए पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे पावर में आए हैं। G7 का जब मीटिंग हुआ तो इंडिया को इनवाइट किया गया कनाडा के द्वारा, और अब कनेडियन जो एनएसए हैं वो इंडिया में आए हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली कनाडा के बारे में है। पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 29A। इसके थ्रू आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके थ्रू क्या हुआ करता है, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन। अब पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ करता है, तो क्या डी रजिस्टर करने का भी, उनको अनरिकॉग्नाइज करने का भी कोई प्रोसेस है?
कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर 6 ईयर तक इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करती है, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी तो बन गया है बट इलेक्शन को वो कंटेस्ट नहीं करता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे फंड की रिगार्डिंग में तो उसको नहीं क्रिएट किया गया है कि जिससे कि आप देखिए कि उनको कुछ लिमिटेशन हुआ करती है, वो पैसा वो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वजह से उन पॉलिटिकल पार्टीज को अनरिकॉग्नाइज है वो किया गया है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आप देखिए कि एयरप्लेन का जो क्रैश हुआ था उसका इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाए, ऐसा पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारी फोर्सेज ने जो टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे वो टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद का हो, चाहे वो टेरर ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन का हो, या टेरर ग्रुप हो लश्कर ए तैयबा का, उन ग्रुप्स के जो हेड हैं, जो वहाँ पे उनकी बेसेज हैं, उनको डिस्ट्रॉय है वो किया था। जो सिक्योरिटी हमारा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से डिफेंस फोर्सेज का प्रिपेयर्डनेस है, उनका जो विलिंगनेस है, उसको ये शो करता है। तो स्टूडेंट्स अब उन टेरर ग्रुप्स के द्वारा अपने बेसेस को शिफ्ट किया गया है फार इंटीरियर एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि रिसेंटली हमने रीड ये भी किया था कि पाकिस्तान में कैसे वो फंड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने बेसेस को बिल्ड करने के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो टेरर ग्रुप्स के साथ में लिंकेज है उसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टी के पर्सपेक्टिव से है, चाय के बारे में है। चाय का जो आप देखिए कि न्यूज़ के बारे में हम रीड करेंगे, क्लाइमेट चेंज और डायनेमिक जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वही हमारा जो टी इकोसिस्टम है उसको रीसेप है वो कर सकता है। वो कंट्री जो हम कंटिन्यूस अपना जो टी का जो एक्सपोर्ट जिनके साथ में कैरी आउट करते हैं उनके साथ में हमें मोर कोलेबरेटिव मैनर के अंदर में वहाँ पे जो एक्सपोर्ट को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिसमें रसियंस को भी बताया गया है। टी का प्लांटेशन हमारे कंट्री में कहाँ पे हुआ करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ करता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हुआ करता है। आप देखिए कि 1813 का वो चार्टर ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट है जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मोनोपोली को अबोलिश कर दिया गया था। मोनोपोली था जो उसका इंडिया के अंदर में ट्रेड के रिगार्डिंग में। बट दो ऐसे सेक्टर हैं, एक सेक्टर है चाइना, कि चाइना के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड को कैरी आउट करेगा। तो टी के रिगार्डिंग में चाय और चाइना के रिगार्डिंग में अगर ट्रेड करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही प्रेफरेंस है वो रहेगा। बाद में कंप्लीट जो मोनोपोली है उसको 1833 के समय अबोलिश किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मोनोपोली है वो नहीं रहेगा इंडिया में किसी भी सेक्टर में ट्रेड करने के रिगार्डिंग में। अब ये हमने टी प्लांटेशन के बारे में देखा, हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे टी का प्लांटेशन होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में एक रीजन है, रीजन का नाम है दोवार रीजन। रीजन का नाम क्या है, दोवार का जो रीजन है, दोवार्स बोला करते हैं, जो कि आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के भी नॉर्दर्न पार्ट में है, आसाम का भी कुछ हिस्सा वहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो दोवार का जो रीजन है वहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर में टी प्लांटेशन होता है। टी प्लांटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्लोपी आपका फील्ड होना चाहिए, काफ़ी सारा रेनफॉल है वो रिसीव होना चाहिए, पर जो रेनफॉल है वो स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, जो कंटिन्यूस आप देखिए कि बारिश तो हो बट वो प्लांट का जो रूट है उसके अंदर में नहीं रुकना चाहिए, जिससे कि प्लांट को प्रोडक्शन को इम्पैक्ट वहाँ पे ना हो। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क आपके लिए ये है कि जो टी बोर्ड है, जो चाय का जो बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यूपीएससी ने 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे के थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के पर्सपेक्टिव से है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में उनके जो उनको रिलैक्सेशन एंड डेट प्रोहिबिट किया जाए उसी का डिस्कशन है, कंटिन्यूस हम इसको रीड कर चुके हैं। यूएस के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। एक जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में मेंशन किया गया कि रसिया ने एयर स्पेस का वायलेशन किया है। एस्टोनिया नाम का जो कंट्री है उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, और उससे पहले रोमानिया भी एलिगेशंस लगा चुका है, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज ने कहा है कि हमारा जो एयर स्पेस है उसके अंदर में रसियन फोर्सेज, रसियन ड्रोन्स उनका यहाँ पे जो एरिया में एंट्री है वो किया गया है। नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। और यूरोपियन यूनियन अब चाहता है कि रसिया के ऊपर में जो सैंक्शन है वो लगाए जाएं, रसिया के ऊपर में सैंक्शन है वो लगाए जाएं, और कुछ इंडियन फर्म्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है सैंक्शन लिस्ट के अंदर में। तो नया जो रसिया के ऊपर में जो सैंक्शन लगाने के लिए जो प्रपोज किया गया है उसमें कुछ इंडियन फर्म्स भी हैं वो इसका
पार्ट हैं। पहले आप देखिए कि वाडीनार के अंदर में, जो गुजरात में वाडीनार है, वहाँ पे एक रिफाइनरी एग्जिस्ट करता था, जिसमें रसियन जो कंपनीज हैं उनके भी कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप हुआ करती थी। और इंडिया और रसिया कैसे जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके जो वर्ल्ड के अंदर में सेंड किया करते थे, उसका एक्सपोर्ट करते थे, उसको भी सैंक्शन किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।